हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है प्रोटीन। तो देखते हैं, ये न्यूट्रिशंस के पार्ट होता है। जैसे हम लोग न्यूट्रिशंस के पार्ट में क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आता है, विटामिन आता है, प्रोटीन आता है। तो आज हम लोग जनरली प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज से क्लासेस जो होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है, यानी क्या चीज़ हम खाएं कि उससे प्रोटीन प्राप्त होगा, किनको ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होता है, किन्हें थोड़ा कम प्रोटीन की आवश्यकता होता है, प्रोटीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये सारा चीज़ एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, देखते चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन एक प्रकार का जो है वो जटिल पदार्थ है, जटिल नाइट्रोजनियस पदार्थ है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो आखिर प्रोटीन है क्या, सबसे पहले तो हम लोग यही देखेंगे कि प्रोटीन है क्या। तो हम लोग बात करते हैं कि प्रोटीन एक प्रकार का न्यूट्रिशंस है, यानी न्यूट्रिएंट्स, मतलब बोल सकते हो कि एक पोषक तत्व है। अब इस पोषक तत्व की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन की तौर पर अगर हम लोग देखें तो पोषक तत्व में हम लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट देखें तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज से मिलकर बना हुआ था कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था। लेकिन प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, प्रोटीन जो है ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है। मतलब एक ऐसी प्रकार है जिसमें से कौन कौन तत्व है इसमें, तो प्रोटीन में आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ साथ में नाइट्रोजन है। हम लोग प्रोटीन कहते किसको हैं, तो कहा जाता है प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कंपाउंड है, जिसमें क्या क्या रहता है, कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन H2 फॉर्म में अगर हम लोग बोले तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एवं साथ साथ अगर हम लोग देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है। इसमें इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप फैट्स देखोगे तो वहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी देखोगे तो वहां पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रोटीन का, तो प्रोटीन जब आता है तो उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन भी होता है। अब आप लोग को बताना है, जैसे आप लोग को बताए भी हैं कि प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए व्यक्तियों को। तो प्रोटीन अलग अलग टाइप से मतलब कंज्यूम करते हैं, एज पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पर इसको 4 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज के हिसाब से, है ना। तो जो चिल्ड्रेन होते हैं, उसके बाद चिल्ड्रेन के बाद कौन आ जाते हैं, टीनेजर आ जाते हैं, एडल्ट हो गए, और एडल्ट के बाद फिर कौन हो जाता है, तो वीमेन को ले लो, है ना। अब इसमें भी प्रेग्नेंट वीमेन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग देखें तो कितना कितना प्रोटीन कितना कितना मात्रा में हम लोग लेते हैं। तो अगर चिल्ड्रन की बात किया जाए तो एक बच्चे को जो छोटा है 10-12 साल तक भी है, तो उस बच्चे को एवरी डे, यानी उसके वेट के हिसाब से 2 ग्राम लेना है पर केजी। अगर मान लो किसी बच्चे का वजन जो है वो कितना है, 40 केजी है, कितना है, 40 केजी है, तो आप खुद बताइए कि उसे एवरीडे कम से कम कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसे कम से कम जो है वो 40 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग टीनेजर की बात करें जो लगभग 13 से 19, 18-19 साल की बात होता है, तो उसे 0.95 ग्राम पर केजी के हिसाब से लेना होगा। यानी एक टीनेजर है, अगर उसका 1 केजी वजन है, या मान लो कि 40 केजी 50 केजी जो भी होगा, तो 40 केजी है, तो 40 केजी को आप क्या करो, 40 को 0.95 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक चिल्ड्रन को उसके अपने वजन के हिसाब से, यानी पर केजी के हिसाब से, यानी अगर वो 40 केजी का कोई चिल्ड्रन है तो उसको 2 ग्राम पर एवरीडे लेना होगा। अगर कोई बच्चा जो टीनेजर है, ठीक है, उसको कितना लेना होगा प्रोटीन, तो यहाँ पर हम लोग टीनेजर की बात करें तो 0.95 ग्राम लेना होगा उसके वजन के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। अगर कोई एडल्ट व्यक्ति है तो एडल्ट व्यक्ति को 0.8 ग्राम पर केजी लेना होगा। अब 0.8 ग्राम क्या हुआ,
अगर इसके बारे में हम बात करें तो आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति 60 kg का है, मतलब जो 20 साल से ऊपर हो गया, 18-20 साल से, अगर वो व्यक्ति कितना हो गया है, तो हम लोग बात करते हैं कि अगर वो 60 kg का हो गया, तो 60 kg का अगर हो गया है तो मान लो उसे कितना लेना होगा, तो 0.8 इंटू 60 है ना, यानी 48 ग्राम, यानी उसे कम से कम 48 ग्राम एवरीडे क्या लेना है, प्रोटीन लेना है। अगर उसी तरह से हम लोग बात करें प्रेग्नेंट वीमेन का, तो प्रेग्नेंट वीमेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 55 टू 75 ग्राम एवरी डे लेना होगा। यहाँ पर केजी के हिसाब नहीं होता, यहाँ पर एवरी डे हो गया, यानी ये एवरी डे होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो एक डाटा था जिसको हम लोग देखें कि प्रोटीन बच्चों में कितना चाहिए, टीनेजर के लिए कितना चाहिए, एडल्ट के लिए कितना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनके लिए कितना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे मतलब कंजप्शन के लिए। प्रोटीन क्या करता है, तो प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर के टूट फूट जो भी होता है ऊतकों का मरम्मत करता है। अगर हम लोग बात करें ना कि हमें कटछट हो जाता है तो उसको, फिर ये वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर की वृद्धि जो होती है यानी विकास के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या है, सबसे ज़्यादा किसको चाहिए, अगर प्रोटीन की बात करें तो बच्चों और बूढ़ों में को ज़्यादा चाहिए। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चों को तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को ग्रोथ करवाता है, यानी छोटा से बड़ा करवाता है, यानी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग और क्या बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये बहुत सारे हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण करता है। हमारे शरीर के जो भी टूट फूट है उसकी भी मरम्मत कौन करता है, तो उसकी मरम्मत करने का काम कौन है, ये आपका प्रोटीन करता है। अगर और हम लोग देखें तो प्रोटीन जो होता है वो आपका एंजाइम का हार्मोन हो गया, फिर आपका एंजाइम का निर्माण करता है। और हम लोग बात करें, हम लोग का प्रोटीन के कार्य को देखते हैं। अगर कार्य को देखें तो कार्य कौन कौन हो गया, तो पहला हो गया ऊतकों का मरम्मत, या कटने छटने पर हमारे सेल का मरम्मत करता है, टिश्यू का मरम्मत करता है, हमारे शरीर के विकास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारा जो शरीर है, इस शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। हार्मोन का निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है, आनुवांशिक विकास में सहायक होता है। अब अगर हम लोग और इसके कुछ फैक्ट देखें तो ये हम लोग हमारे शरीर का लगभग 15% भाग जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो हमारे शरीर का 15% जो भाग है वो प्रोटीन से बना हुआ है। 100% में 15% हमारा जो शरीर होता है वो क्या चीज़ से बना होता है, तो वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। दूसरा, प्रोटीन वस्तुतः एमिनो एसिड से बना होता है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना तो ये एमिनो एक प्रकार का प्रोटीन इस प्रकार का बहुत सारे चीज़ों से जुड़कर बना होता है, यानी छोटा छोटा पार्टिकल मिलकर क्या बनता है, एक प्रकार का प्रोटीन बनाता है। तो ये जो एक है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड बोल रहे हैं, एमिनो अम्ल बोला जा रहा है। तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एक प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन वस्तुतः एमिनो एसिड से बना होता है। प्रश्न उठता है कि सर एमिनो एसिड क्या है, तो इसको मैं लिख दिया हूं, एमिनो अम्ल क्या है, एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एक NH2 ग्रुप रहता है एवं एक COH ग्रुप रहता है। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना रहना ही चाहिए, यानी कम से कम जो है वो आपका कम से कम एक NH2 ग्रुप है ना, एमिन ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहना ही चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि एक प्रोटीन जो होता है ना वो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बना होता है। अब यहाँ पर देखोगे कि इसमें से 10 जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड है और 10 जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। यानी 10 जो है ऐसे एमिनो एसिड है जिसका संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं करता है, और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जिसका संश्लेषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं बल्कि हम जो भोजन लेते हैं उसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग एसेंशियल किसको बोलते हैं, जो हम बाहर से लेते हैं, और जो हमारे शरीर में खुद ब खुद बना रहता है या प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। तो जो हम बाहर से लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एसेंशियल एमिनो अम्ल, और जो हमारे शरीर में प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल।
अगर हम लोग जरूरी पोषक तत्व कौन है, प्रोटीन है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1 कैलोरी या 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है वो 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन जंतु एवं पौधों दोनों के लिए आवश्यक तत्व बनाता है या कोशिका बनाता है, सेल बनाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। एसेंशियल प्रोटीन की पहचान जो होता है वो mRNA करता है। अब यहाँ पर समझना है कि RNA क्या है। तो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, RNA DNA, मैं इसको पढ़ाऊंगा। एक DNA होता है, एक RNA होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक mRNA, एक tRNA और एक rRNA। तो जो यहाँ मैसेंजर RNA है ये हमारे शरीर में जो एसेंशियल प्रोटीन होते हैं, जैसे हमारे शरीर के लिए कितने एसेंशियल प्रोटीन की जरूरत होता है, 10। टोटल कितने मतलब एमिनो अम्ल होते हैं, तो टोटल जो एमिनो अम्ल होते हैं वो 20 होते हैं। उनमें से ये जो 10 एमिनो अम्ल होते हैं उसकी पहचान कौन करता है, मैसेंजर RNA करता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम इसके स्रोत देखते हैं और फिर साथ साथ हम लोग इसका और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। अगर हम लोग प्रोटीन के स्रोत के बारे में जाने तो हम लोग देखते हैं प्रोटीन का पहले तो शाकाहारी स्रोत देखते हैं। तो शाकाहारी स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका सोयाबीन, मसूर, मटर, दूध में भी पाया जाता है। और अगर हम लोग देखें राजमा हो गया, गेहूं मक्का में भी थोड़ा थोड़ा पड़ता है। और जितने प्रकार के भी दाल होते हैं, जो दलहन वाले पौधे हैं, जैसे मूंग हो गया, जनरली पल्सेस। तो जो पल्सेस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये शाकाहारी स्रोत है। तो प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत जो है वो सोयाबीन है, मसूर है, मटर है, दूध है, राजमा है, गेहूं है, मक्का, जनरली पल्सेस आता है। अगर इनके मांसाहारी स्रोत की बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो मांसाहारी स्रोत में मांस आ जाएगा, मछली आ जाएगा, अंडा आ जाएगा। अंडा को जनरली शाकाहारी लेकिन हम यहाँ पर रख रहे हैं मांसाहारी हो गया। और एवं यकृत, लीवर जो होते हैं, जो मीट से प्राप्त होता है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये हमारा प्रोटीन का मुख्य रूप से स्रोत था। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग समझते हैं। एक डाटा है, जैसे हम लोग बोलते हैं सोयाबीन हो गया, 40% लगभग इसमें से प्रोटीन पाया जाता है। फिर पनीर हो गया, एग या हम लोग और बात करें तो इसके बाद और फिर मछली या मांस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया कौन सा जाता है, स्रोत में देखें तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ ही कुछ और। अगर हम लोग प्रोटीन का कार्य देखें तो ये सेल, प्रोटोप्लाज्म एवं टिश्यू के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यक पड़ने पर शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन जो होता है वो त्वचा, रक्त, मांसपेशियां तथा हड्डियों के सेल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करता है। इस संवहन में भी सहायक होता है। तो ये कुछ प्रोटीन का कार्य था। बाकी ऊपर में आपको प्रोटीन का कार्य भी बताए। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन के कमी से आखिर जनरली कौन सी बीमारी होती है। तो पहला जो है फिगर में देख रहा है क्वाशियोकर, है ना, जो होता है इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो मतलब हाथ पांव होते हैं वो दुबले हो जाते हैं और पेट जो है वो आप देख सकते हो फिगर में बाहर निकल जाता है। तो ये एक बीमारी है जो आपका प्रोटीन के कमी से होता है। जनरली बच्चों में ये दोनों बीमारी देखने को ज्यादा मिलते हैं। दूसरा है मरासमस, है ना। मरासमस की अगर बात करें तो आप फिगर में दूसरे फिगर आप देख सकते हो। इसमें से क्या है कि जो ये मांसपेशियां हैं वो क्या हो जाते हैं, बच्चे के ढीले हो जाते हैं, एकदम पूरा लूज हो जाता है। आप इसको फिगर में अच्छे से देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है कि बच्चों में यानी कौन सा बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोकर, है ना, और एक मरासमस। तो ये दोनों याद रखना है और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इसको आपको देखना है। फिगर आप देख रहे हैं, फिगर से आप इसको डिटेल से पहचान भी कर लेंगे, जान भी जाएंगे, आसानी से याद भी रहेगा। अगर हम लोग देखें कि प्रोटीन की अधिकता से होने वाले रोग की अगर बात करें तो बोला जाता है कि अगर प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो चर्बी जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इससे
स्ट्रोक हो सकता है या फिर कैंसर के भी बीमारी हो सकती है। दूसरा क्या है कि हम लोग प्रोटीन की अधिकता से हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की सेवन कम हो जाता है एवं हमारे शरीर के लिए जो फाइबर चाहिए कम बनता है। तो हम लोग कभी देखे कि प्रोटीन की अधिकता से कौन सा बीमारी होता है या प्रोटीन की कमी हो तो उनसे कौन सा बीमारी होता है, हमारे लिए प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे देखें। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन्स के टाइप जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो प्रोटीन का जनरली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन है? एक को हम लोग कहते हैं सरल प्रोटीन, एक को बोलते हैं संयुक्त या संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, यानी सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। सरल प्रोटीन क्या है? तो अगर सरल प्रोटीन की हम लोग बात करें तो जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है, जल में अपघटन करवाया जाता है, तो देखने को मिलता है कि ये टूटने पर प्रोटीन जो है वो सिर्फ एमिनो अम्ल देता है। इसी तरह से इसको जब कंजुगेटेड प्रोटीन को जल में डाला जाता है या हाइड्रोलाइज करवाया जाता है तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि एमिनो अम्ल के सिवाय भी इसमें से कुछ और मॉलिक्यूल्स आते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सारे भी मिलते हैं। और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है? तो ये एक ऐसे प्रोटीन है, अगर हम लोग बात करें कि जो नेचुरल प्रोटीन होता है, जो नेचर के द्वारा मिलता है बहुत सारे चीज़ों में प्रोटीन, तो उसका जब अपघटन करते हैं तो जो प्रोटीन मिलता है उसको हम लोग व्युत्पन्न प्रोटीन के नाम से बोलते हैं। जनरली सभी जो है वो क्या है कि नेचुरली ही लगभग मिलते हैं, लेकिन व्युत्पन्न प्रोटीन में है क्या? तो जब कोई एक पहले से प्रोटीन है उसको जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो पेप्टोन या पेप्टाइड जैसा एक स्ट्रक्चर देता है, वो भी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन का काम करता है। प्लांट में भी यूजफुल होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग सरल प्रोटीन की बात करें तो एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, फिर ग्लोबिन्स हो गया, प्रोटोमिन्स हो गया और हिस्टोन्स हो गया। अगर संयुक्त प्रोटीन की बात करें तो न्यूक्लियोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, कोमोप्रोटीन हो गया। और व्युत्पन्न प्रोटीन की बात करें तो पेप्टोन और पेप्टाइड हो गया। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसमें से ये हिस्टोन वाला आपसे पूछा जाता है, ग्लोबुलिन्स वाला आपसे पूछा जाता है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो कोमोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन किस प्रकार का प्रोटीन है ये पूछा जाता है। पेप्टाइड जो है वो किस प्रकार का प्रोटीन है? तो व्युत्पन्न प्रोटीन है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है इसके वो मैं आपको बताया। अब जो है वो नेक्स्ट हम लोग फैट्स देखेंगे, साथ साथ प्रोटीन और फैट्स से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे, और आपका न्यूट्रिशंस का जो पार्ट होगा वो लगभग लास्ट कर जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।